Welcome to Unacademy Studio Rise Indian History through MCQs की सीरीज में दिस इज आवर लेक्चर नंबर 9। तो हम स्पेक्ट्रम जो इंडियन हिस्ट्री की बुक है उसको MCQ के थ्रू कर रहे हैं। इसमें MCQs विल हेल्प यू इन क्रैकिंग प्रीलिम्स एंड जो इन MCQs की एक्सप्लेनेशन दी जाएगी वो आपको मेंस एग्जाम में हेल्प करेगा। सो आप इसको प्री कम मेन सीरीज की तरीके से ही पढ़िएगा। My name is Prince Luthra, All India rank 577 and here on Unacademy I teach ethics, हिस्ट्री एंड करंट अफेयर्स। अनअकैडमी पे आपको वेरियस एजुकेटर्स मिलेंगे जो आपको पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, स्ट्रेटेजी कंसर्निंग यूपीएससी सीएससी के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे और ये सभी एजुकेटर्स अपने अपने एरियाज में एक्सपर्ट्स हैं। वी हैव सम ऑफ द टॉप एजुकेटर्स टू लाइक मिस्टर मृणाल पटेल, मिस्टर स्नेहल त्रिपाठी, मिस्टर रोमन सैनी, मिस्टर आयुष सांगी एंड मेनी मोर। यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए देयर इज अ सब्सक्रिप्शन पैकेज जो कि अनअकैडमी प्लस के लिए आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। दे आर 1 मंथ पैकेजेस, 3 मंथ पैकेजेस, 6 मंथ्स, 12 महीने, 24 महीने के लिए भी आपको पैकेजेस मिल जाएंगे एंड यू कैन यूज द कोड PL Live टू गेट 10% डिस्काउंट। सो फॉर एग्जाम्पल अगर 12 महीने के पैकेज को आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं, द कॉस्ट ऑफ द product is 40,000 and after using PL Live code the cost will come down to 36,000. Similarly, if you want to subscribe for 24 months the cost is 64,000 और PL Live code को यूज करने के बाद the cost will come down to 57,600. Now Unacademy Plus सब्सक्राइब करने के लिए करना क्या है, आपको Unacademy Plus की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। देन यू नीड टू गो टू गेट सब्सक्रिप्शन पे जाना है। उसके बाद यू कैन सिलेक्ट एनी ऑफ द पैकेजेस, कोई भी इसमें से पैकेज को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देन यू कैन यूज PL Live कोड टू गेट 10% डिस्काउंट। तो इस कोड को यूज करने के बाद 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा एंड देन यू कैन फाइनली मेक द पेमेंट। अब Unacademy Plus को सब्सक्राइब करने के बेनिफिट्स क्या है? फर्स्ट, यू गेट टू सी मोर वीडियो। सो यू Unacademy Plus पर YouTube से भी ज्यादा वीडियोस अवेलेबल हैं जो कि वीडियोस YouTube पे अवेलेबल नहीं है। देन यू गेट टू सी द लाइव क्लासेस बाय वेरियस टॉप एजुकेटर्स। तो काफी सारी लाइव क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी। देन इवन इन एनी सिनेरियो यू मिस द लाइव क्लास, देन यू कैन डाउनलोड दैट क्लास लेटर ऑन। वो क्लासेस जो लाइव क्लासेस हुई हैं वो वहां पे अवेलेबल रहेंगी आपके डाउनलोड करने के लिए, तो आप उसे लेटर ऑन भी अपने कन्वीनियंट टाइम पर देख सकते हैं। तो जब भी चाहे आप उसे डाउनलोड करके देख सकते हैं, आप लाइव क्लासेस देख सकते हैं। और Unacademy Plus पे आपको काफी सारे कोर्सेज मिलेंगे कंसर्निंग प्रीलिम्स, कंसर्निंग मेंस, इंटरव्यूज, स्ट्रेटेजी एंड मेनी मोर। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको Unacademy Plus पे मिलेंगे। नाउ हम अपनी मार्किंग स्कीम पे चलेंगे। हम अराउंड 15 क्वेश्चंस को प्रेजेंट करेंगे यहाँ पर और 13 से 15 अगर क्वेश्चन आपके सही होते हैं देन इट विल बी एन एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। 10 से 12 क्वेश्चन अगर आप सही कर पाते हैं तो गुड परफॉर्मेंस। और यहाँ पे प्रीलिम्स अगर आप कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर तो प्रीलिम्स आपका हो जाएगा। इट मींस ये आपको बताएगा कि आपकी प्रीलिम्स की जो प्रिपरेशन है दैट इज गुड इनफ। 7 to 9 MCQs में आपको मेहनत करनी पड़ेगी ऊपर वाली ब्रैकेट में आने के लिए, बिकॉज मैं आपको दोबारा बता दूं न्यू स्टूडेंट्स के लिए कि ये डेंजर जोन क्यों है, क्योंकि 7 to 9 क्वेश्चंस में यहाँ ये क्रूडली 40 to 60% पड़ता है और यहाँ पे आपको नहीं पता होता है कि आपका प्रीलिम्स क्रैक होगा या नहीं होगा। यू आर नॉट दैट कॉन्फिडेंट, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो इसी वजह से मेंस की तैयारी भी आप नहीं कर पाते हैं और नेक्स्ट प्रीलिम्स की तैयारी भी नहीं कर पाते हैं। तो ये सबसे डिफिकल्ट सिचुएशन होती है। देन इफ लेस देन 6 MCQs आपके सही हैं तो आपको काफी ज्यादा फोकस करना पड़ेगा अपनी स्टडीज के ऊपर टू गेट हायर मार्क्स और धीरे धीरे ऊपर के ब्रैकेट्स में जाने के लिए कोशिश करिएगा कि रेगुलर बेसिस पे अटेम्प्ट करिए और इन दोनों ब्रैकेट में ऊपर की जो 2 ब्रैकेट है यहां पे फॉल करने की कोशिश करिएगा। देन आज के लेक्चर में, लास्ट लेक्चर की बात करें तो हमने मैसूर के बारे में पढ़ा था, मराठा के बारे में पढ़ा था। आज हम सिख पावर के बारे में पढ़ेंगे और एंग्लो सिख राइवलरी जो है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा हम ध्यान जो है सिंध के ऊपर और अफगान अमीर्स के ऊपर भी देंगे यहाँ पर। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? Which of the following statements is or are correct about Treaty of 1832? तो 1832 की ट्रीटी के ऊपर 3 स्टेटमेंट दिए। विलियम बेंटिक सेंट कर्नल पॉटिंजर और पॉटिंगर टू सिंध। क्या उन्होंने कर्नल पॉटिंजर को सिंध में भेजा था? सेकेंड, फ्री पैसेज थ्रू सिंध वुड बी अलाउड टू द इंग्लिश इन ऑल द मैटर्स। तो एज पर दिस ट्रीटी जो फ्री पैसेज था वो अंग्रेजों को दे दिया गया था। थर्ड, नो इंग्लिश मर्चेंट वुड सेटल डाउन इन सिंध। सिंध के अंदर कोई भी इंग्लिश मर्चेंट जो होगा सेटल नहीं करेगा। तो इस ट्रीटी के आसपास, एक तो इस ट्रीटी की टर्म्स और इस ट्रीटी के आसपास जो चीजें हुई थी उसके ऊपर 3 स्टेटमेंट दिए। कंसीडर देम और बताइए कि तीनों में से कौन सी सही है। चलिए फ्यू मोर सेकंड्स पे डिस्कस करते हैं ट्रीटी ऑफ 1832।
डिस्कस करते हैं। तो 1832 में पहले विलियम बेंटिक सेंट कर्नल पॉटिंजर टू सिंध, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। किस तरीके से? बेसिकली क्या हुआ था, बेंटिक ने जो उनके कर्नल पॉटिंजर थे उनको भेजा आमिर से बात करने के लिए ताकि कुछ ट्रेड प्रिविलेजेस इनसे ली जा सके। तो कर्नल पॉटिंजर को यूज किया गया था यहाँ पे पूरे नेगोशिएट करने के लिए। तो पूरा जो प्रोसेस था नेगोशिएशन का वो कर्नल पॉटिंजर ने किया था किसके साथ? आमिर के साथ, आमिर जो सिंध के साथ। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट हमारी सही हो गई। ये बेसिकली भेजा ही इसलिए गया था ताकि ट्रीटी साइन करी जा सके और कमर्शियल एडवांटेजेस उठाई जा सके सिंध की। सेकेंड, फ्री पैसेज थ्रू सिंध वुड बी अलाउड टू द इंग्लिश इन ऑल द मैटर्स। क्या ये चीज थी ट्रीटी के अंदर? नाउ दिस स्टेटमेंट इज पार्शियली करेक्ट बिकॉज फ्री पैसेजेस थी तो सही, लेकिन वो सिर्फ दो कैटेगरीज के लिए थी। फर्स्ट, ट्रेडर्स और ट्रेवलर्स। वॉरशिप्स जो थी इनको अलाउ नहीं किया गया था। तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी। अगर देखा जाए इंडिया में भी अभी ऐसे होता है, अगर आप इसको पैरेलली कंपेयर करना चाहते हैं, इंडिया भी जो हमारे आसपास की कंट्रीज है, इवन तो हमारी फ्रेंडली कंट्रीज हैं, उनको हम वॉरशिप्स लाने नहीं देते हैं। यहां पर हम उनको अपनी टेरिटरी को यूज नहीं करने देते हैं अगेंस्ट एनी अदर कंट्री। बट जहां तक ट्रेडिंग एक्टिविटीज की बात आती है तो वहां पे अगर वो हमारे पोर्ट्स को यूज करना चाहते हैं तो हम उन्हें करने देते हैं। तो यही चीज आमिर ने भी करने दी थी। तो आमिर जो थे, रूलर्स जो थे सिंध रीजन के, उन्होंने अलाउ किया था कि ट्रेडर्स और ट्रेवलर्स जो है वो तो हमारे यहां आ सकते हैं एज पर ट्रीटी, बट वॉरशिप जो है वो अलाउड नहीं करी गई थी। थर्ड, नो इंग्लिश मर्चेंट वुड सेटल डाउन इन सिंध। ये भी चीज कही गई थी कि आपके जो मर्चेंट्स हैं यहाँ के ट्रेडिंग एक्टिविटीज कर सकते हैं बट दे विल नॉट सेटल हियर। उनको सेटल करने की परमिशन नहीं दी गई थी। ये काफी सोच समझ के स्टेप्स लिया गया था जो रूलर्स थे सिंध के, उनके द्वारा। नाउ सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत है, पहली और तीसरी स्टेटमेंट सही है। आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे बी। क्वेश्चन नंबर 1 हुआ हमारा। सेकंड पे चलते हैं। उससे पहले प्रोविजंस देखेंगे कुछ ट्रीटी के। प्रोविजन ऑफ ट्रीटी ऑफ 1832, कुछ हमने प्रोविजंस तो पीछे पढ़े, जैसे कि वॉरशिप्स उनको लाने की इजाजत नहीं थी। इसके अलावा जो मर्चेंट्स थे दे वर नॉट अलाउड टू सेटल डाउन इन सिंध। नाउ इसके अलावा और क्या चीजें थी तो इसमें लिख लेते हैं एक बार। वॉरशिप्स अलाउड नहीं थी, जो मर्चेंट्स थे उनको सेटलमेंट अलाउड नहीं थी, वो ट्रेड कर सकते हैं आके लेकिन सेटल नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा टैरिफ रेट्स जो थे दैट कुड बी अल्टर्ड बाय द अमीर्स। तो जो रूलर्स थे उनके पास ये राइट था, अगर उनको लगता है कि टैरिफ रेट्स चेंज करने की जरूरत है तो उनके पास ये पूरा राइट था कि वो कर सके। तो अमीर्स हैड दैट राइट। ठीक है, इसके अलावा द अमीर्स वुड वर्क विद राजा ऑफ जोधपुर टू पुट डाउन द रोबर्स ऑफ कच्छ। तो वहां पे रोबर्स का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा था। तो राजा ऑफ जोधपुर के साथ मिलकर इस ट्रीटी में ये जो अनरिलेटेड टर्म है वो भी इंट्रोड्यूस करी गई थी कि राजा ऑफ जोधपुर के साथ जो कच्छ रीजन के अंदर जो रोबर्स हैं उनके ऊपर लगाम लगाई जाएगी। तो ये कुछ 4 इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं टर्म्स एंड कंडीशन थी ट्रीटी ऑफ 1832 की। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। Which of the following statements is or are correct about tripartite treaty of 1838? 1838 के अंदर एक ट्राइपर्टाइट ट्रीटी साइन करी गई थी। अब ट्राइपर्टाइट का मतलब आपको पता ही होगा और पार्टी से रिलेटेड होता है, कौन कौन पार्टीज हैं। इसके ऊपर 2 स्टेटमेंट दिए। फर्स्ट, ब्रिटिश परसुएडेड रणजीत सिंह टू एक्सेप्ट ब्रिटिश मीडिएशन इन हिज डिस्प्यूट विद आमिर्स। तो आमिर्स के साथ कोई भी अगर डिस्प्यूट होगा रणजीत सिंह जी का, जो कि पंजाब में रूल कर रहे थे उस टाइम पर, उस केस में ब्रिटिश जो भी मीडिएशन करेंगे वो रणजीत सिंह जी को एक्सेप्ट होना चाहिए। सेकंड, एम्परर शाह शुजा गेव अप हिज सोवरेन राइट्स ओवर सिंध। तो एम्परर शाह शुजा ने एज पर दिस ट्रीटी अपने जो सोवरेन राइट्स है सिंध के ऊपर से वो गिव अप कर दिए थे, खत्म कर दिए थे। नाउ टेक 15 सेकंड्स, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि आंसर हमारा क्या सही है और इसके अलावा टर्म्स एंड कंडीशन क्या थी। फ्यू मोर सेकेंड्स फिर डिस्कस करते हैं इसको। चलिए, ट्राइपर्टाइट ट्रीटी ऑफ 1838, यहां पे कुछ बुक्स में 1838 लिखा होता है, कुछ में 39 लिखा होता है। तो पहले यहां पे देखेंगे ब्रिटिश परसुएडेड रणजीत सिंह टू एक्सेप्ट ब्रिटिश मीडिएशन। यस, इसमें पहली जो टर्म रखी गई थी वो यही थी कि इफ there is any solution which is provided by Britishers concerning Amirs, then Ranjit Singh should be able to accept that mediation. तो पहली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो गई। सेकंड, एम्परर शाह शुजा ने अपने राइट्स जो थे सोवरेन राइट्स ओवर द सिंध खत्म कर दिए थे, गिव अप कर दिए थे। दूसरी स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट हो जाएगी। आंसर हमारा हो जाएगा सी। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन पे।
ये कुछ पॉइंट्स दिए हैं ट्रीटी ऑफ 1839 के लिए। पहला, रणजीत सिंह, शाह शुजा एंड लॉर्ड ऑकलैंड। मैंने बताया था कि ट्राइपार्टाइट ट्रीटी है तो 3 पार्टीज इन्वॉल्व होंगी। ये 3 पार्टी ये थी, ब्रिटिशर्स थे, लॉर्ड ऑकलैंड, शाह शुजा थे, रणजीत सिंह थे। इसमें यही था कि एक दूसरे की हेल्प करेंगे इन केस ऑफ नीड। शाह शुजा विल बी रीइंस्टेटेड ऑन द थ्रोन, उनको वापस उनके राज दे दिया जाएगा। सिख आर्मीज जो है वो हेल्प प्रोवाइड करेंगी थ्रू आर्मी टू शाह शुजा। शाह शुजा विल डिटरमाइन द फॉरेन पॉलिसी विद द एडवाइस ऑफ ब्रिटिश। तो ब्रिटिशर्स की हेल्प लेंगे फॉरेन पॉलिसी में। उनकी हेल्प लेने का मतलब यही है कि आप किसी भी यूरोपियन पावर से संबंध नहीं रखेंगे। एंड इफ यू वांट टू इन्वॉल्व इन एनी रिलेशन विद एनी अदर यूरोपियन पावर, फर्स्ट यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम ब्रिटिशर्स। रणजीत सिंह क्लेम ऑन द राइट बैंक ऑफ इंडस वॉज रिकॉग्नाइज्ड बाय शाह शुजा एंड शाह शुजा गिव अप द क्लेम्स ओवर सिंध। सिंध के ऊपर से उन्होंने अपने क्लेम्स खत्म कर दिए थे। इसे ग्रेट गेम भी कहा जाता है। ग्रेट गेम हुआ क्या था, बेसिकली काबुल के अंदर जो ब्रिटिशर्स थे वो एक पपेट गवर्नमेंट को बिठाना चाहते थे, लेकिन दोस्त मोहम्मद जो था वो ये होने नहीं दे रहे थे। और इसी वजह से शाह शुजा को वहां बिठाने के लिए डिसाइड किया गया कि शाह शुजा जो कि एक पपेट रूलर की तरह रूल करेगा, उसको हम वहां बिठाते हैं। और इसी चीज को एज पर दिस ट्रीटी ब्रिटिशर्स ने और रणजीत सिंह जी ने सपोर्ट किया कि हम शाह शुजा को वहां बिठाएंगे और वो एज अ पपेट काम करेगा। किसके लिए? ब्रिटिशर्स के लिए। ठीक है। तो और अगर देखा जाए जो फर्स्ट वॉर हुई थी, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, उसके पीछे पूरी होश पोची थी कि आप काबुल के अंदर किसको बिठा रहे हैं? शाह शुजा को बिठा रहे हैं। ट्रीटी किसके साथ साइन कर रहे हैं? रणजीत सिंह जी के साथ साइन कर रहे हैं। रणजीत सिंह जी को कह रहे हैं कि आप अपनी आर्मी को किसको दो? शाह शुजा को सपोर्ट करने के लिए दो। तो ये पूरा होच पोच था। इसकी वजह से जो फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर थी वो हुई थी। ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स ट्रीटी ऑफ 1839 की हमने देखी थी। और नेक्स्ट चलते हैं हम इसी से रिलेटेड जो सब्सिडियरी अलायंस था सिंध का, उसके बारे में कुछ हम यहां पे जानेंगे। सब्सिडियरी अलायंस साइन करवाने का जो रीजन था, आपको पता है ब्रिटिशर्स क्यों चाहते थे? फर्स्ट, दे वांट मनी, और अपनी आर्मी को आपके यहां पे रुकवाना चाहते हैं। ये जो 2 मेजर रीजन होते थे। आर्मी का मेंटेनेंस कौन करता था? जहां पे वो जो एक किंगडम उनके साथ सब्सिडियरी अलायंस साइन करती थी। हुआ क्या था, जो ट्रीटी ऑफ 1832 थी उसके हिसाब से ब्रिटिशर्स वर नॉट हैप्पी। वाई? बिकॉज उनकी वॉरशिप जो थी वो नहीं पास करने दी जा रही थी, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस किया था। उसके अलावा जो मर्चेंट्स थे उनको सेटल नहीं होने दिया जा रहा था। इसी वजह से जो आमिर्स थे उनके साथ 1839 में दूसरी ट्रीटी साइन करी गई। इसके हिसाब से जो था, पहली चीज क्या करी गई, जो ब्रिटिश फोर्सेस थी उनको स्टेशन किया गया शिकारपुर में। और इसके अलावा एक और जगह थी बुक्कार, यहां पे प्लेस किया गया। ठीक है। इसके अलावा यह कहा गया कि सब्सिडी लाइन साइन करिए और उसके बाद 3 लाख रुपीस एनुअली हमें दीजिए, ताकि हम इनको, जो हमारी फोर्सेज हैं, इनकी मेंटेनेंस कर सकें। तो सब्सिडी लाइन साइन करी, उनसे पैसा लिया आर्मी मेंटेन करने का, आर्मी वहां पे प्लेस करी। 1832 की जो ट्रीटी थी उससे सेटिस्फाई नहीं थे ब्रिटिशर्स, इसकी वजह से 1839 की ट्रीटी साइन करी और उसके बाद अपनी फोर्सेस को जो सिंध रीजन है वहां पर बिठाना शुरू कर दिया। ठीक है। पर आप एक टर्म और मत भूलिएगा, सब्सिडी अलायंस में एक जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो ये है कि अगर आपने ब्रिटिशर्स के साथ सब्सिडी अलायंस साइन करी, जैसे सिंध ने इस केस में करी है, देन सिंध विल नॉट इन्वॉल्व इटसेल्फ विद एनी अदर यूरोपियन पावर और द फॉरेन स्टेट। तो किसी भी फॉरेन स्टेट के साथ रिलेशन अगर सिंध को रखने हैं तो ब्रिटिशर से पहले पूछना पड़ेगा। वाई? बिकॉज दे हैव साइंड सब्सिडी अलायंस। तो देख सकते हैं आपकी यहाँ पे सिंध ने सब्सिडी अलायंस साइन करके पूरी की पूरी पावर जो है वो ब्रिटिशर्स के फेवर में दे दी है। फिलहाल हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, इस 3rd पे चलेंगे। Which of the following statements is or are correct about state of affairs of Sindh? सिंध के स्टेट ऑफ अफेयर्स के बारे में 3 स्टेटमेंट है। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर was fought on the soil of Sindh। तो सिंध की सोइल के ऊपर फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर लड़ी गई, देखेंगे। सेकंड, अंडर गवर्नर जनरल एलन बोरो सिंध was merged into ब्रिटिश एम्पायर। जो सिंध रीजन था वो ब्रिटिश एम्पायर के अंदर मर्ज कर दिया गया, और किसके अंडर में? एलन बोरो के अंडर में, देखेंगे। थर्ड, चार्ल्स नेपियर वॉज अपॉइंटेड इट्स फर्स्ट गवर्नर। तो ये जो इसका फर्स्ट गवर्नर जो अपॉइंट किया गया दैट वॉज चार्ल्स नेपियर। नाउ टेक 15 सेकंड्स, फिर इसको डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं इसको। स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ सिंध, जो पहली एंग्लो सिख वॉर हुई थी वो सिंध की सोइल पे ही हुई थी। इवन दो अमीर्स जो थे दे नेवर वांटेड इट, लेकिन ट्रीटी साइन करके रखी थी उन्होंने, इसलिए उनको ऐसा करने देना पड़ा ब्रिटिशर्स को। मोर ओवर इन्होंने अपनी टेरिटरी, अपने रिसोर्सेज ब्रिटिशर्स को दिए। नेवरदलेस ब्रिटिश फोर्सेस वर थैंकलेस
फॉर देयर सर्विसेज। तो आमिर्स की सर्विसेज के लिए दे वर कंप्लीटली थैंकलेस, रादर उन्होंने आमिर्स को ट्रीजन के लिए चार्ज किया और इन्हीं की वजह से, इस ट्रीजन की वजह से ही कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जो थी वो इन पर इंपोज करी गई। जैसे कि इनको कहा गया कि आप अपने कॉइन्स को मिंट करना बंद कर दीजिए, पहली चीज ये। दूसरा, इनको ये कहा गया कि जो ब्रिटिशर्स के स्टीमर्स आपके यहां पर हैं उनको फ्यूल प्रोवाइड करिए, और कुछ टेरिटरी को भी सीड करने के लिए कहा गया। तो आमिर्स ने पहले तो उनकी हेल्प करी अंडर द ट्रीटी, लेकिन ब्रिटिशर्स वर नीदर सेटिस्फाइड नॉर दे वर थैंकफुल टू द हेल्प दे प्रोवाइडेड। सो ब्रिटिशर्स वर नॉट एक्सप्रेसिंग देयर ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स अमीर्स, रादर वो उनको चार्ज कर रहे थे ट्रीजन के लिए और अपनी टर्म्स को उनके ऊपर इंपोज कर रहे थे। तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट हमारी जो है वो सही है। सेकंड, अंडर गवर्नर जनरल एलन बोरो सिंध वाज मर्ज्ड इनटू ब्रिटिश एम्पायर। इसी चीज के बाद ही इन सब जो ट्रीजन के जो चार्जेस लगाए गए, इसके बाद एलन बोरो ने सिंध को मर्ज कर लिया। यहाँ पे चार्ल्स नेपियर जो थे उसके फर्स्ट गवर्नर बन गए। तीनों स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है। आपने बैकग्राउंड देख लिया इसका कि स्टार्टिंग में आमिर्स के साथ ट्रीटी साइन करी गई, आमिर्स ने उनको हेल्प करा एज पर ट्रीटी, अपनी सोल पे उनको आने दिया, लेकिन और अपने रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करे। लेकिन इवन दो टेरिटरी और रिसोर्सेज प्रोवाइड करने के बाद भी ब्रिटिशर्स वर नॉट सेटिस्फाइड, और इसी वजह से उन्होंने एक्स्ट्रा टर्म्स एंड कंडीशन जो थी वो आमिर्स के ऊपर लगाई। इवेंचुअली सिंध को कैप्चर कर लिया और वहां पे चार्ल्स नेपियर को एज ए गवर्नर अपॉइंट कर दिया। नाउ आंसर सी था। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 4 पर। Which of the following statements is or are correct about conquest of Punjab? पंजाब की कॉन्क्वेस्ट के ऊपर 3 स्टेटमेंट दी है। पहली क्या कहती है? बंदा बहादुर रिवोल्टेड अगेंस्ट द मुगल्स ड्यूरिंग द रूल ऑफ बहादुर शाह। तो बंदा बहादुर ने मुगल्स के अगेंस्ट गए ड्यूरिंग जब बहादुर शाह जो थे वो रूल कर रहे थे। सेकंड, बंदा बहादुर वाज डिफीटेड बाय बहादुर शाह एंड पुट टू डेथ इन 1716। तो बंदा बहादुर को जो था मार दिया गया अंडर द रीन ऑफ बहादुर शाह। तो 1716 के अंदर ये चीज हुई। देखेंगे सही है कि नहीं है। थर्ड, Khalsa was formed into 2 sections, Budha Dal, the army of veterans, and Taruna Dal, the army of young. Now take 15 seconds कि क्या खालसा को 2 सेक्शंस में बांटा गया था जिसका नाम था बूढ़ा दल और तरुण दल। नाउ 15 सेकंड्स लीजिए, फिर बताइए स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है, हमें करेक्ट बतानी है इसके अंदर। फाइव मोर सेकेंड्स फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, कॉन्क्वेस्ट पंजाब के ऊपर जो बंदा बहादुर थे, गुरु गोबिंद सिंह जी के बाद आए थे, इन्होंने मुगल्स को अपोज करना शुरू किया। ठीक है, और इवन जब बहादुर शाह थे उस टाइम भी इन्होंने मुगल्स को अपोज किया। पहली स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है, लेकिन जो इनको डिफीट किया गया और जो इनको मारा गया दैट वाज नॉट ड्यूरिंग द रीन ऑफ बहादुर शाह बट बाय फर्रुखसियार। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी, इसी वजह से बी और सी एलिमिनेट हो जाएगा। तीसरी स्टेटमेंट देखते हैं। खालसा को 2 सेक्शन में बनाया गया था, एक था बूढ़ा दल दैट इज ओल्ड सेक्शन जिसको वो वेटरन कहते थे, और तरुण दल दैट इज द यंग सेक्शन, आर्मी ऑफ यंग। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा 1 and 3। ठीक है, अब कुछ जब भी आप पढ़ते हैं कोशिश करिएगा कि कुछ कनेक्शन बनाए जाए। जैसे हमने लास्ट कुछ लेक्चर्स में देखा था, फर्रुखसियार का जो नाम था वो 3 फरमान्स को इशू करने के लिए यूज किया गया था। ठीक है, तो जैसे ही आप फर्रुखसियार का नाम सुने आपके दिमाग में वो 3 फरमान जो इशू करे गए थे जिसको इवेंचुअली मैग्ना कार्टा कहा गया था वो चीज आनी चाहिए। ठीक है, और बंदा बहादुर जैसे ही नाम सुनते तो पता होना चाहिए कि पहले गुरु गोबिंद सिंह जी आए थे फिर बंदा बहादुर आए थे। तो इस तरीके से अगर आप कनेक्शन बनाते हैं ना तो चीजें अच्छे से आपको याद रहती हैं। फिलहाल यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा 1 and 3 होगा और डी हमारा आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। Which of the following statements is or are correct about पंजाब? पंजाब के बारे में 3 स्टेटमेंट दिए। पहला, रंजीत सिंह was the son of महान सिंह। तो रंजीत सिंह जो थे वो महान सिंह के सन थे। सेकंड, महान सिंह बिलोंग टू दालेवालिया मिसल। तो आपको पता है डिफरेंट मिसल होती थी, तो क्या महान सिंह दालेवालिया मिसल से बिलोंग करते थे? ऑल मिसल्स वर इन स्टेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। तो जितनी भी मिसल्स थी, मैं आपको बता दूं वैसे 12 मिसल्स थी, वो स्टेट ऑफ मतलब उनका डिसइंटीग्रेशन हो रहा था। नाउ टेक 15 सेकंड्स। उससे पहले वही मैंने आपको कनेक्शन की बात कही थी कि आप जब भी पढ़ते हैं तो कोशिश करिए कनेक्शन का। तो जैसे ही रंजीत सिंह जी का नाम आप सुनते हैं तो आपको याद आना चाहिए कि हमने पहले पढ़ा था कि इनकी जो आर्मी थी सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी थी और वेस्टर्न मॉडल पर बनी थी। इसी चीज से आपको याद आना चाहिए कि जो इंडस रिवर थी, सतलुज जो रिवर थी, उसके नॉर्थ का एरिया इनको दे दिया गया था और साउथ का एरिया किसने रखा था? ब्रिटिशर्स ने रखा था। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में आनी चाहिए। फिलहाल ये 3 स्टेटमेंट्स को आप कंसीडर करिए और फिर हम आंसर को डिस्कस करेंगे।
चलिए डिस्कस करते हैं। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कंसर्निंग पंजाब। ठीक है, करेक्ट है इनकरेक्ट नहीं है। रंजीत सिंह व सन ऑफ महान सिंह, ये बात ठीक है। महान सिंह जी के बेटे थे रंजीत सिंह, और महान सिंह जो थे वो शुक्रचकिया मिसल से थे, ना कि दाले वाली मिसल से। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। थर्ड पे आते हैं, ऑल मिसल्स वर इन स्टेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। ये स्टेटमेंट पार्शली करेक्ट है, तो इनकरेक्ट ही हो जाएगी। आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सारे के सारी जो मिसल थी वो डिसइंटीग्रेट हो रही थी एक्सेप्ट शुक्रचकिया मिसल। तो जो महान सिंह जी जिसको लीड कर रहे थे, जिस पर्टिकुलर मिसल को बिलोंग करते थे, वहां वो वाली जो मिसल थी, मिसल का मतलब क्या होता है? स्टेट। ठीक है, इट्स एन अरेबिक वर्ड जिसका मतलब होता है स्टेट। तो जो शुक्रचकिया स्टेट था उसको छोड़ के बाकी 11 जो स्टेट थे वो डिसइंटीग्रेट हो रहे थे, लेकिन शुक्रचकिया स्टेट डिसइंटीग्रेट नहीं हो रहा था। तो ये महान सिंह थे, उनके बेटे रंजीत सिंह, और इसी वजह से ये जो इनका सक्सेशन था वो चलता गया। आंसर हमारा ए है। यहां पर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिसल स्टेट। मतलब मिसल मैंने आपको बताया था, इसका मतलब है स्टेट, और 12 ऐसी मिसल मैंने आपको बताई थी हैं। तो आपको ये बताना कि इनमें से कौन सा मिसल नहीं है। क्या आलू वाली एक मिसल है? क्या भंगी एक मिसल है? निशानी एक मिसल है? टेक 15 सेकंड्स, फिर हम 12 के 12 जो मिसल है उसके नाम देखेंगे। रटने की जरूरत नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए, सो दैट अगर एग्जाम में अपीयर करता है तो आपको पता होना चाहिए। शुक्रचकिया मिसल के बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए, बिकॉज महान सिंह जो थे वो उसी मिसल से आते थे, और बाद में उनके जो बेटे रंजीत सिंह थे उन्होंने पंजाब पे रूल किया था। सो द सन रूल्ड ऑल ओवर द पंजाब एंड द फादर केम फ्रॉम शुक्रचकिया मिसल। नाउ कंसीडर दीज 3 नेम्स फॉर 15 सेकंड्स। बताइए इसमें से कौन सा जो था मिसल नहीं था। फाइव मोर सेकेंड्स। चलिए डिस्कस करते हैं। तो आंसर यहां पे है डी। वाई? बिकॉज ऑल ऑफ देम वर मिसल। आलू वालिया भी एक मिसल था, एक स्टेट था, बंगी भी था, और निशानिया भी था। मैं आपको 12 मिसल, जो 12 स्टेट्स हैं उसके नाम बता देता हूं। आलू वालिया, बंगी, दलेवालिया, फैजलपुरिया, कन्हैया, क्रोरा सिंगिया, नक्की, निशानिया, फुलेकिया, रामगढ़िया, सुक्रचकिया, शहीद। तो ये 12 मिसल्स जो थी इसके नाम आपने देख लिया, और शुक्रचकिया जो है महान सिंह आते थे यहां से। और एक यही ऐसा स्टेट था जिसका डिसइंटीग्रेशन नहीं हो रहा था। बाकी जितने भी 11 स्टेट हैं वहां पे डिसइंटीग्रेशन देखा जा रहा था। तो ये ध्यान रखिएगा। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट रंजीत सिंह। तो रंजीत सिंह जी के बारे में 3 स्टेटमेंट दिए। पहली, रंजीत सिंह वॉज अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ लाहौर। तो लाहौर का उनको गवर्नर बनाया गया था। सेकंड, रंजीत सिंह हु फॉलोड अ रूथलेस पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। तो रंजीत सिंह जी थे जिन्होंने ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी को फॉलो किया था। रंजीत सिंह एक्वायर्ड जम्मू एंड अमृतसर। तो उन्होंने जम्मू और अमृतसर को भी एक्वायर किया था। नाउ टेक 15 सेकंड्स। बताइए कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है। चलिए डिस्कस करते हैं। रंजीत सिंह जी के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो रंजीत सिंह वाज अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ लाहौर। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। कैसे? तो जमन शाह हुआ करते थे, ही वाज द रूलर ऑफ अफगानिस्तान। इन्होंने रंजीत सिंह जी को अपॉइंट किया था गवर्नर ऑफ लाहौर। तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट हो गई। सेकंड, इन्होंने ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी को जो फॉलो किया था रंजीत सिंह जी ने, यस फॉलो किया था। थर्ड, इन्होंने जम्मू और अमृतसर को एक्वायर किया था, ये भी सही है। हम आगे आने वाले क्वेश्चंस में देखेंगे कि कैसे उन्होंने कौन कौन से जो किंगडम्स थी, छोटी किंगडम्स थी, उनको एक्वायर किया था। फिलहाल यहां पे हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। Which of the following statements is or are correct about Second Anglo-Sikh War? Second Anglo-Sikh War के ऊपर 3 स्टेटमेंट दिए। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है? The 11-year-old महाराजा दुलीप सिंह was pensioned off to England. तो जो 11 साल के महाराजा थे दुलीप सिंह, उनको पेंशन देके इंग्लैंड में बिठा दिया गया था। देखेंगे सेकंड, ये रानी जिंदान है। रानी जिंदान कौर was separate from her son the महाराजा and taken to फिरोजपुर। तो जो क्वीन थी उसको अपने बेटे से अलग करके फिरोजपुर में भेज दिया गया था। देखेंगे। थर्ड,
सर जॉन लॉरेंस वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ पंजाब टू टेक केयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो जॉन लॉरेंस थे उनको फर्स्ट चीफ कमिश्नर बनाया गया था पंजाब का, ताकि वहां की एडमिनिस्ट्रेशन को वो देख सके। नाउ टेक 15 सेकंड्स, फिर डिस्कस करेंगे इसके बारे में। फाइव मोर सेकंड्स। चलिए डिस्कस करते हैं। तो सेकंड एंग्लो सिख वॉर के बारे में 3 स्टेटमेंट दिए हैं यहाँ पर। पहली स्टेटमेंट, द 11-year ओल्ड महाराजा दुलीप सिंह वाज पेंशन ऑफ टू इंग्लैंड। इनको यहां से भेज दिया गया था इंग्लैंड में और एक एनुअल पेंशन इनकी बांध दी गई थी। पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, जो रानी थी, जो क्वीन थी, उसको अपने बेटे से अलग करके फिरोजपुर भेज दिया गया था, क्योंकि ब्रिटिशर्स को ऐसे लगता था कि द क्वीन कीप्स ऑन कॉन्स्पायरिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो इस चीज से बचने के लिए उन्होंने क्वीन को भेज दिया अलग। थर्ड, जॉन लॉरेंस को यस कमिश्नर बना दिया, द फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ पंजाब, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज कर सकें। ठीक है, हुआ क्या था, डलहौजी का जो रोल था काफी इंपॉर्टेंट था यहां पर, डलहौजी। ठीक है, इसी के बाद जब उन्होंने पंजाब का एनेक्सेशन किया, इसके बाद उनको मार्कस बना दिया गया था, उनको प्रमोशन मिल गया था। एक चीज तो ये हुई थी। सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज हुई थी वो थी कोहिनूर। कोहिनूर डायमंड जो था वो ब्रिटिशर्स के पास चला गया था और आज तक भी उन्हीं के पास है। ये किसी ट्रीटी के अंदर में एक्वायर किया गया था, उस ट्रीटी का नाम बताऊंगा मैं आगे, अभी यहां पे हम बता देंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करना आसान हो जाएगा आपके लिए। तो ये बेसिक चीजें हुई थी। डलहौजी को प्रमोशन मिला था, वाई, बिकॉज पंजाब को एनेक्स करने में डलहौजी का कॉन्स्पिक्यूअस रोल था। देन कोहिनूर वाज आल्सो टेकन अवे बाय द ब्रिटिशर्स, जो कि रंजीत सिंह जी के पास हुआ करता था अंडर अ पर्टिकुलर ट्रीटी। फिलहाल हमारा आंसर यहाँ पे सी है, क्योंकि तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। Which of the following statement is or are correct about Treaty of Amritsar? Treaty of Amritsar के ऊपर 3 स्टेटमेंट दिए हैं। पहली क्या कहती है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मिंटो मेटकाफ ट्रीटी और द ट्रीटी ऑफ परपीचुअल फ्रेंडशिप। तो इसको ट्रीटी ऑफ परपीचुअल फ्रेंडशिप या मिंटो मेटकाफ ट्रीटी भी कहते हैं, देखेंगे। सेकंड, इट अनेबल महाराजा रंजीत सिंह टू गेन कंट्रोल ऑफ पेशावर एंड कश्मीर। तो पेशावर और कश्मीर का जो होल्ड था वो भी बढ़ गया था महाराजा रंजीत सिंह का, उसके ऊपर मतलब इन 2 एरियाज पर भी उनको कंट्रोल मिल गया था। थर्ड, इट एनेबल महाराजा रंजीत सिंह फ्रॉम फर्दर एक्सपेंशन साउथ ऑफ सतलुज। तो साउथ ऑफ जो सतलुज रिवर थी उसके साउथ में भी जाने का रास्ता खुल गया था एज पर दिस ट्रीटी फॉर रंजीत सिंह। तो टेक 15 सेकंड्स, फिर हम डिस्कस करते हैं इसके आंसर को। फाइव मोर सेकंड्स। चलिए डिस्कस करते हैं ट्रीटी ऑफ अमृतसर के बारे में। क्या इसे मिंटो मेटकाफ ट्रीटी कहा जाता था? यस, दिस इज करेक्ट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मिंटो मेटकाफ ट्रीटी और द ट्रीटी ऑफ परपीचुअल फ्रेंडशिप। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, दिस ट्रीटी वाज साइंड इन 1809 और आई थिंक अराउंड 1840s पर भी ट्रीटी ऑफ अमृतसर एक और ट्रीटी थी, उसे साइन किया गया था, वो राजा गुलाब सिंह के साथ साइन किया गया था। खैर हम वापिस इस क्वेश्चन पे आते हैं। इट अनेबल महाराजा रंजीत सिंह टू गेन कंट्रोल ओवर पेशावर एंड कश्मीर। यस, पेशावर कश्मीर पे उनका काफी कंट्रोल हो गया था इस ट्रीटी के बाद। नाउ अगर आपने ध्यान दिया हो तो पहले भी हमने पढ़ा कि जम्मू और अमृतसर पे तो उनका डोमिनेशन पहले ही था, सो ही वाज एक्सपेंडिंग। बट थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, वाई, बिकॉज पहले भी बताया था कि सतलुज में साउथ में जाने के लिए उनको मना कर दिया गया था कि साउथ में जो है वो ब्रिटिश रहेंगे और नॉर्थ में आप रहिएगा और यहां पे जितना एक्सपेंशन करना है आपको करिएगा। तो इसी चीज के अंदर ही पेशावर जो था और कश्मीर जो था उस पर कंट्रोल किया गया था और ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो थी, यहाँ पे आंसर हमारा बी हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में जो रंजीत सिंह जी थे ये ब्रिटिशर्स को अपनी टेरिटरी में आने भी नहीं देते थे, इन द सेंस क्योंकि ब्रिटिश अफगान में जो अफगान आमिर थे दोस्त मोहम्मद, उन पे अटैक करना चाहते थे, लेकिन जो रंजीत सिंह जी थे उनको अपनी टेरिटरी को यूज नहीं करने देते थे ताकि वो अफगान अमीर दोस्त मोहम्मद के ऊपर अटैक कर सके। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे हमारी पहली 2 स्टेटमेंट ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट सिख एम्पायर। सिख एम्पायर के ऊपर 2 स्टेटमेंट दिए, करेक्ट आपको बतानी है। रंजीत सिंह वॉज सक्सीडेड बाय खड़क सिंह, तो रंजीत सिंह जी के बाद कौन आए, खड़क सिंह आए। खड़क सिंह वॉज केपेबल जस्ट लाइक रंजीत सिंह, तो वो इक्वली केपेबल थे जस्ट लाइक रंजीत सिंह, उनके प्रीडिसेसर। नाउ टेक 15 सेकंड्स, फिर इसको डिस्कस करते हैं। काफी बेसिक सा फैक्चुअल क्वेश्चन है।
चलिए डिस्कस करते हैं। सिख एम्पायर के ऊपर पहले क्या था, रणजीत सिंह जी थे और इनकी डेथ के बाद इनके बेटे खड़क सिंह आए, बट दिस गाय वाज नॉट केपेबल, केपेबल नहीं थे और इवन 1839 में इनकी भी डेथ हो गई। तो पहली स्टेटमेंट, ही वाज सक्सीडेड बाय खड़क सिंह, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, बट वाज ही केपेबल? नो, द सन ऑफ रणजीत सिंह वाज नॉट केपेबल एट ऑल। तो खड़क सिंह वाज नॉट केपेबल, आंसर हमारा हो जाएगा ए। और हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर? तो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के ऊपर 3 स्टेटमेंट दी गई है, हमें करेक्ट बतानी है। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, एक्शन ऑफ द सिख आर्मी क्रॉसिंग द रिवर सतलुज। नाउ वाज दिस द कोज? क्या ये कोज था कि जो सिख आर्मी थी वो रिवर सतलुज को क्रॉस कर रही थी? देखेंगे। सेकंड, अनाकी इन द लाहौर किंगडम फॉलोइंग द डेथ ऑफ महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह की जब डेथ हुई, आपको पता है उसके बाद खड़क सिंह आए, अनार्की हो गई लाहौर के अंदर और इस वजह से फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुई। देखेंगे। थर्ड, इंग्लिश मिलिट्री कैंपेन्स टू अचीव द एनेक्सेशन ऑफ ग्वालियर एंड सिंध। इंग्लिश लोगों ने क्या किया, उन्होंने कैंपेन किया और ग्वालियर और सिंध वाले रीजन को कैप्चर करना शुरू कर दिया। नाउ टेक 15 सेकेंड्स, उसके बाद डिस्कस करते हैं इसको। फाइव मोर सेकेंड्स। चलिए डिस्कस करते हैं। पहली स्टेटमेंट है एक्शन ऑफ द सिख आर्मी क्रॉसिंग द रिवर सतलुज। नाउ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। कैसे? रिवर सतलुज को उनको कहा गया था कि आप साउथ में नहीं आएंगे, लेकिन उन्होंने कुछ कुछ एक्सपेडिशंस करना वहां पे शुरू किया, जो कि चीज अंग्रेजों को पसंद नहीं आई। और सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है, अनार्की इन द लाहौर किंगडम। हुआ क्या था, जब रणजीत सिंह थे तो पंजाब वॉज वेरी पावरफुल, लेकिन उनकी डेथ के बाद क्या हुआ, उनके सन आए खड़क सिंह, ठीक है, उनके बाद कौन आए, नवनिहाल सिंह, और फाइनली आए सन ऑफ रणजीत सिंह, अनदर सन ऑफ रणजीत सिंह, शेर सिंह। ठीक है, अब यहां पे उतनी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं प्रोवाइड करेगी जितनी रणजीत सिंह जी के टाइम पे थी। इसी वजह से जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया, जो बॉर्डर एरिया से लाहौर के, वहां पर अपनी आर्मी को बढ़ाना शुरू कर दिया। इसलिए वहां पर जो कॉन्फ्लिक्ट था, एक तरफ तो थे सिख, दूसरी तरफ थे ब्रिटिशर्स, उनके बीच में होना एक्सपेक्टेड था। तो इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से अनार्की लाइक सिचुएशन वहां पर स्टार्ट हो गई और ये जो पूरा का पूरा स्कर्मिशेस थी, ये इट इवेंचुअली लेड टू फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। तो इट इज अनदर रीजन जिसकी वजह से फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुई। तो पहली 2 स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती हैं कि क्या साउथ में जा रहे थे रिवर सतलुज के, मतलब रिवर सतलुज को क्रॉस कर रही थी सिख आर्मी, इसी वजह से ऐसा हुआ। यस, इट वाज वन ऑफ द रीजंस। ब्रिटिशर्स थे वो लाहौर के आसपास अपने आप को, अपना नंबर बढ़ा रहे थे, यस, उसी की वजह से अनार्की हो रही थी, वो भी एक रीजन था। फाइनली इंग्लिश मिलिट्री कैंपेन्स टू अचीव द एनेक्सेशन ऑफ ग्वालियर एंड सिंध। उन्होंने ग्वालियर और सिंध को अनेक्स किया, जो कि जो सिख थे, सिख किंगडम थी, उसको वो चीज पसंद नहीं आई और इवेंचुअली फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुई। आंसर हमारा यहां पे हो जाएगा सी। नेक्स्ट चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12th क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट ट्रीटी ऑफ लाहौर। ट्रीटी ऑफ लाहौर के ऊपर 3 स्टेटमेंट दिए। तो फर्स्ट क्या कहती है, इट इज साइंड आफ्टर सेकंड एंग्लो सिख वॉर। तो दूसरी एंग्लो सिख वॉर जो हुई थी, क्या उसके बाद ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन करी गई थी? देखते हैं। सेकंड, वॉर इंडेमनिटी ऑफ मोर देन 1 करोड़ रुपीज वाज टू बी गिवन टू इंग्लिश। तो सिख लोगों को ऊपर 1 लाख का जुर्माना लगा, 1 करोड़ का जुर्माना लगाया गया था और वो उनको एज ए कॉम्पनसेशन, एज एन इंडेमनिटी अंग्रेजों को देना था। द जलंधर दो, जो कि ब्यास और सतलुज रिवर के बीच में आती है, इसको एनेक्स कर दिया था कंपनी की डोमिनियन ने। तो कंपनी ने जलंधर दो को भी एनेक्स कर लिया था। तो ये ट्रीटी ऑफ लाहौर की कुछ टर्म्स दी गई हैं। तो टेक 15 सेकेंड्स, फिर डिसाइड करते हैं कि ये सही है कि नहीं है। फाइव मोर सेकेंड्स, फिर डिस्कस करेंगे। चलिए, तो इट वाज साइंड आफ्टर सेकंड एंग्लो सिख वॉर। नाउ दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। व्हाई? बिकॉज जो ट्रीटी ऑफ लाहौर थी, ये एज ए कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, जो पहली एंग्लो सिख वॉर थी उसके कंक्लूजन में साइन करी गई थी, नॉट द सेकंड वन। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। सेकंड, वॉर इंडेमनिटी देनी पड़ी 1 करोड़ की। यस, दिस फाइन ऑफ 1 करोड़ वाज इम्पोज्ड ओवर द सिख किंगडम और उनको 1 करोड़ देना पड़ा। नाउ द प्रॉब्लम वाज कि सिख आर्मी के पास 1 करोड़ रुपए था ही नहीं। They were not able to pay this 1 crore rupees indemnity to the Britishers. Therefore, उन्होंने क्या किया कि जब आपके पास पैसा नहीं होता तो क्या करते हैं, आप अपनी एसेट को बेचते हैं। तो कश्मीर इंक्लूडिंग जम्मू, तो जम्मू और कश्मीर उन्होंने किसको बेच दिया, गुलाब सिंह को बेच दिया। और इसको बेचने के बाद 75 लाख रुपीज उनको मिल गए।
ठीक है, और ये उन्होंने कंपनी को पे कर दिए। तो इस तरीके से पेमेंट करी गई इंडेमनिटी की और कॉम्पनसेशन की। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, द जालंधर दोब वॉज एनेक्स टू द कंपनीज डोमिनियन। यस, इसका भी एनेक्सेशन हो गया था जालंधर दोब का, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। आंसर हो जाएगा डी। इस पे कुछ और चीजें हम डिस्कस करते हैं। पहला तो ये कि इस ट्रीटी के अंदर ये चीज भी डिसाइड करी गई कि ब्रिटिश रेजिडेंट वॉज टू बी एस्टैब्लिश्ड एट लाहौर अंडर हेनरी लॉरेंस। तो हेनरी लॉरेंस के अंडर में एक ब्रिटिश रेजिडेंट जो है वो लाहौर में बैठेंगे। तो ही वॉज मोर लाइक एन एजेंट जो पूरी इंफॉर्मेशन ब्रिटिशर्स को देता रहेगा और ब्रिटिश की जो डायरेक्शंस हैं वो लाहौर तक पहुंचाता रहेगा कि लाहौर को रूल कैसे करना है। और जो सिख आर्मी की जो स्ट्रेंथ थी इस ट्रीटी के बाद, क्योंकि फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में हार मिली थी, उसके बाद काफी हद तक कम हो गई थी। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स और स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट ट्रीटी ऑफ बैरोवल। ट्रीटी ऑफ बैरोवल के ऊपर 3 स्टेटमेंट दिए। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, द ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड माइनर महाराजा दुलीप सिंह। हमने पीछे पढ़ा था 11 साल के प्रिंस थे जिनके साथ ये क्या ट्रीटी साइन करी गई थी। देखते हैं, रूल तो वही कर रहे थे। सेकंड, काउंसिल ऑफ रीजेंसी फॉर पंजाब वाज सेटअप। तो एक रीजेंसी क्या होता है, बेसिकली इट्स द रूलर, द गवर्नर, उसकी एक काउंसिल जो थी वो पंजाब के अंदर सेटअप करी गई थी। थर्ड, रानी जिंदन वाज रिमूव्ड एज रीजेंट। तो रानी जिंदन जो शायद पहले गवर्नर की तरह रूल कर रही थी उसको हटा दिया गया था। नाउ टेक 15 सेकंड्स, बताइए कौन सी स्टेटमेंट गलत है और कौन सी सही है। फ्यू मोर सेकेंड्स फिर डिस्कस करते हैं इसको। चलिए, पहली स्टेटमेंट कहती है कि ट्रीटी वाज साइन बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द माइनर महाराजा दुलीप सिंह। पहले भी बताया था कि जब रणजीत सिंह जी की डेथ हुई थी उसके बाद सक्सेशन हुए और फाइनली 11 साल के जो उनके बच्चे थे उनको बिठाया गया तख्त के ऊपर। तो यस, द ट्रीटी वाज साइन बिटवीन ब्रिटिश ऑन द वन साइड एंड माइनर महाराजा दुलीप सिंह ऑन द अदर साइड। सेकेंड, काउंसिल ऑफ रीजेंसी बनाया गया था। नाउ पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड, काउंसिल ऑफ रीजेंसी, सो इट वाज अ सॉर्ट ऑफ रूलिंग काउंसिल जिसको बनाया गया था। रीजन का मैंने आपको मतलब बताया था, इट मीन्स अ गवर्नर टू रूल अ स्टेट। ठीक है, तो ये काउंसिल था क्या, द काउंसिल वाज अ कॉम्बिनेशन और कंपोजिशन ऑफ 8 सिख सरदार। इसमें 8 सिख सरदार होते थे जिनको हेड कौन करता था, जिनके ऊपर हेड होते थे हेनरी लॉरेंस। तो देखा जाए जो डिसीजंस जो माने जाते थे वो हेनरी लॉरेंस के होते थे बिकॉज ही वाज हेडिंग द काउंसिल। सो दिस काउंसिल ऑफ रीजेंसी वाज हेडेड बाय अ ब्रिटिश पर्सन जिसके अंदर में कंपोजिशन में देयर वर 8 सिख सरदार्स। तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड, रानी जिंदन वाज रिमूव्ड एज एजेंट। तो इस काउंसिल से पहले क्या हुआ करता था, देयर वाज वन रेजेंट दैट वाज क्वीन जिंदन, उन्हीं को ही रेजेंट माना जाता था, उन्हीं को ही रूलर माना जाता था, बट शी वाज रिमूव्ड। नाउ ये स्टेटमेंट भी हमारी सही हो गई, तो आंसर हो जाएगा सी। अगर ट्रीटी ऑफ बैरोवल की बात करी जाए, आफ्टर दिस ट्रीटी जो हमारा पंजाब स्टेट था, जो पंजाब किंगडम थी जिसको आप सिख किंगडम भी कह सकते हैं, वो वर्चुअली एक प्रोटेक्टोरेट स्टेट में कन्वर्ट हो गया था। ठीक है, तो पूरे तरीके से ब्रिटिशर्स पे डिपेंडेंट हो गया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट सेकंड एंग्लो सिख वॉर जो 1848-49 में हुई थी। 3 स्टेटमेंट दिए इसके बारे में, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहली क्या कहती है, इट रिजल्टेड इन फॉल ऑफ द सिख एम्पायर। तो सिख एम्पायर पूरी तरीके से यहां पर गिर गई थी। पंजाब वाज एनेक्स बाय ब्रिटिश इन मार्च 1849 अंडर लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी के अंडर में पंजाब को एक्वायर कर लिया गया था। थर्ड, ट्रीटी ऑफ अमृतसर वाज साइंड इन कंक्लूजन। ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो थी वो साइन करी गई थी। नाउ टेक 15 सेकंड्स, फिर इसको डिस्कस करेंगे। फ्यू मोर सेकेंड्स फिर डिस्कस करेंगे। चलिए सेकेंड एंग्लो सिख वॉर को डिस्कस करते हैं 1848-49। पहला क्या है, इट रिजल्टेड इन द फॉल ऑफ सिख एम्पायर। दिस इज करेक्ट बिकॉज इसके बाद पूरे तरीके से सिख एम्पायर जो थी खत्म हो गई थी, क्योंकि फर्स्ट जो एंग्लो सिख वॉर थी उसके बाद काफी ह्यूमिलेशन हुआ था सिख्स का, और अ लार्ज पोर्शन ऑफ टेरिटरी जो थी उनको देनी पड़ी थी, किसको, ब्रिटिशर्स को। इसके अलावा क्या हुआ था, जो सिख रेजेंट थे महारानी जिंदान कौर, उसको भी अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिला था, प्रॉपर ट्रीटमेंट जो उनको मिलना चाहिए था, जो एक क्वीन को मिलना चाहिए वो नहीं मिला था। तो ये भी जो मिस ट्रीटमेंट था, ये एक तरीके से सेकंड एंग्लो
सिख वॉर का रीजन बना। तो फिलहाल हम रीजन में नहीं जाएंगे, रीजन हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट ये बात सही है कि सेकंड एंग्लो सिख वॉर के बाद फॉल ऑफ द सिख एम्पायर हो गया। ठीक है। सेकंड, पंजाब वाज एनेक्स बाय ब्रिटिश अंडर लॉर्ड डलहौजी। ये स्टेटमेंट सही है, पहले भी हमने डिस्कस किया था कि लॉर्ड डलहौजी ने ही वाज अ सिग्निफिकेंट पर्सन इन दिस एंटायर प्रोसेस ऑफ एनेक्सिंग पंजाब, और इसी की वजह से इनको एक प्रमोशन मिला था और मार्कस का जो टाइटल था वो मिला था। ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट पे आते हैं, ट्रीटी ऑफ अमृतसर को साइन किया गया था इसके बाद। नाउ दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, व्हाई? बिकॉज इट वाज नॉट ट्रीटी ऑफ अमृतसर, रादर ट्रीटी ऑफ लाहौर। तो ट्रीटी ऑफ लाहौर जो थी वो साइन करी गई थी। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है, थर्ड स्टेटमेंट हमारी गलत है। इसके अलावा हम कुछ प्रीकर्सर्स पढ़ेंगे कि सेकंड एंग्लो सिख वॉर हुई क्यों। पहला जो रीजन था मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट वॉर के अंदर ह्यूमिलिएशन काफी हुआ था और काफी सारी टेरिटरी देनी पड़ गई थी। सेकंड, क्वीन जिंदान कौर के साथ ट्रीटमेंट अच्छा नहीं कर रहे थे ब्रिटिश, और ये भी देखा था हमने कि उनको महाराजा से अलग करके उनको कहां भेज दिया गया था, फिरोजपुर भेज दिया गया था, पिछले क्वेश्चंस में हमने पढ़ा था। ठीक है। इसके अलावा अच्छा, ये पहले कहां रहते थे? पहले लाहौर में रहते थे और उसके बाद इनको फिरोजपुर भेज दिया था। देन मुल्तान जो था वो सिख एम्पायर का पार्ट हुआ करता था। जब महाराजा रणजीत सिंह जो थे उन्होंने वो रूल किया करते थे, 1818 में मुल्तान को कैप्चर किया गया था। ठीक है। और इसको एक दीवान थे, दीवान मूलराज, दीवान मूलराज, वो इसको गवर्न किया करते थे, वो इसके ऊपर रूल किया करते थे। लेकिन उनकी भी जो ब्रिटिशर्स थे उनके साथ नहीं बन रही थी, क्योंकि ब्रिटिश जो थे वो ज्यादा से ज्यादा टैक्सेस और रेवेन्यूज की मांग कर रहे थे। तो ये चीज भी जो थी एक रीजन बना सेकंड एंग्लो सिख वॉर के पीछे। ठीक है। इसके अलावा जो और रीजन थे वो हम पढ़ते हैं। मैंने भी आपको बताया था कि एक ब्रिटिश रेजिडेंट लाहौर में बिठाए गए थे अंडर हेनरी लॉरेंस, ब्रिटिश रेजिडेंट। अब ये ब्रिटिश रेजिडेंट कौन थे यहाँ पे? ब्रिटिश रेजिडेंट एट द टाइम वाज सर फेडरिक क्यूरे। ठीक है। इन्होंने क्या किया, क्योंकि मूलराज जो थे वो मुल्तान के ऊपर रूल कर रहे थे, उनकी अथॉरिटी को कम करने के लिए एक और गवर्नर को उनके साथ रूल करने का मौका दिया, दैट इज उनके बराबर में सरदार खान सिंह को बिठा दिया और एक ब्रिटिश एजेंट पैट्रिक वेंस एंग्यू, तो दो लोगों को बिठा दे। इमेजिन करिए कि एक कंट्री में 3 प्राइम मिनिस्टर हो गए। अभी तक एक ही बंदा रूल करता था जिसका नाम था मूलराज, अब उनके साथ मिस्टर पैट्रिक को भी बिठा दिया और सरदार सिंह को भी बिठा दिया। अब 3 लोग हो गए। अथॉरिटी के पॉइंट कितने हो गए? 3 हो गए। अब यही चीज जो थी मूलराज के ट्रूप्स को पसंद नहीं आई और उन्होंने क्या किया, जो ये पैट्रिक वेन एंग्यू थे और इसके साथ जो दूसरे ऑफिसर्स आए थे उसको मर्डर कर दिया। अब ब्रिटिशर्स के अगर किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को मारा गया तो ऑफकोर्स ब्रिटिशर्स भी चुप बैठने वाले नहीं थे, और ये चीज जो थी ये भी एक प्रीकर्सर बनी, एक कॉजल फैक्टर बनी सेकंड एंग्लो सिख वॉर के लिए। तो देखा जाए तो क्या क्या था, जो क्वीन थी उसके साथ ट्रीटमेंट अच्छा नहीं हो रहा था, ह्यूमिलिएशन और जो टेरिटरी कैप्चर हुआ था फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के अंदर में। थर्ड, इसके अलावा क्या था कि जो अथॉरिटी थी वो मूलराज की थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने उसके साथ 2 और लोगों को बिठा दिया ताकि बाइफर्केशन ऑफ अथॉरिटी हो सके, और मूलराज के ट्रूप्स ने क्या किया, उन्होंने जो ब्रिटिश के रिप्रेजेंटेटिव आए थे उसको मार दिया। ये रीजन जो थे वो रहे थे। इसके अलावा जो न्यूज थी ये काफी, इस पर्टिकुलर न्यूज ने कि जो ट्रूप्स है उन्होंने किसी एक अंग्रेज रिप्रेजेंटेटिव को मारा, ये काफी जल्दी फैली और सिख सोल्जर्स जो थे उन्होंने एक एज अ रेबेलियस जो था वो स्टार्ट किया, एज अ रेबल वो बाहर निकल के आए और पूरा का पूरा अपोजिशन जो था वो अंग्रेजों के सामने रखा। तो आप समझ सकते हैं कि ये पूरे के पूरे प्रीकर्सर्स जो थे बैकड्रॉप में चल रहे थे और इवेंचुअली इट लेड टू सेकंड एंग्लो सिख वॉर। तो अगर मेंस में भी पूछा जाता है तो ये चीज आप बता सकते हैं कि क्या क्या रीजंस रहे होंगे इसके पीछे। खैर हमारा यहाँ पे जो आंसर था वो तो बी था, क्योंकि जो ट्रीटी थी साइन करी गई थी इसके बाद वो ट्रीटी ऑफ लाहौर थी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर नहीं थी। हम अपने फाइनल क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और करेक्ट अबाउट सेकंड एंग्लो सिख वॉर? सेकंड एंग्लो सिख वॉर के ऊपर ही 3 स्टेटमेंट है। अभी हमने काफी बैकग्राउंड पढ़ा था सेकंड एंग्लो सिख वॉर का, उसके कॉजल फैक्टर्स पढ़े थे। अब हम देखते हैं इसके बारे में। फर्स्ट, सरेंडर ऑफ सिख आर्मी एंड शेर सिंह इन 1849, तो कॉन्सिक्वेंसेस की बात कर रहे हैं, देखेंगे इसको। सेकंड, द बैटल ऑफ रामनगर वाज वन बाय ब्रिटिश, तो एक बैटल हुई थी रामनगर के अंदर, उस पे ब्रिटिश जीते थे। थर्ड, सिख वन द बैटल ऑफ चिलावाला, तो चिलावाला पे जो बैटल हुई थी वो सिख जीते थे। नाउ टेक 15 सेकंड्स, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसका आंसर क्या है।
चलिए डिस्कस करते हैं। सेकंड एंग्लो सिख वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर 3 स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है? द सरेंडर ऑफ द सिख आर्मी अंडर शेर सिंह इन 1849। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्योंकि शेर सिंह ने वहां पे गिव अप कर दिया था 1849 के अंदर, और उसके बाद अनेक्सेशन ऑफ पंजाब हुआ था, जिसके लिए क्रेडिट किसको दिया जाता है? डलहौजी को। और मैंने बताया भी था कि डलहौजी का प्रमोशन हुआ, मार्केस उसे बनाया गया, ये सब जो बेनिफिट्स थे वो दिए गए। इसके अलावा एक 3 मेंबर बोर्ड बनाया गया टू गवर्न पंजाब। जब आपने अनेक्स कर लिया, ब्रिटिशर्स ने अनेक्स कर लिया पंजाब को, तो उसको रूल करने के लिए भी तो कुछ करेंगे ना। तो देयर वाज अ 3 मेंबर बोर्ड जो पंजाब को रूल करने के लिए बनाया गया, कि इसमें 3 लोग रहेंगे और वो पंजाब को रूल करेंगे। लेकिन ये जो स्ट्रेटजी थी ये सक्सेसफुल नहीं हो पाई, और इवेंचुअली जो पंजाब था वो किसको दे दिया गया? वहां पे जॉन लॉरेंस को। जॉन लॉरेंस, ही बिकेम द फर्स्ट चीफ कमिश्नर देयर, और इनको रूल करने के वहां पे राइट्स मिल गए। सेकंड देखते हैं, द बैटल ऑफ रामनगर वाज वन बाय ब्रिटिश। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, क्योंकि सेकंड एंग्लो सिख वॉर के दौरान काफी सारी बैटल्स हुई थी, और इसके अंदर जो रामनगर की जो बैटल थी वो इनडिसाइसिव थी, उसमें कोई भी रिजल्ट नहीं निकला था। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। थर्ड स्टेटमेंट पे चलते हैं। थर्ड स्टेटमेंट कहती है कि सिक्स जो थे चीला वाला बैटल के अंदर जीते थे। नाउ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो पहली और तीसरी स्टेटमेंट करेक्ट है हमारी, सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अब हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन सी बैटल्स लड़ी गई थी। तो एक रामनगर की बैटल थी जो इनडिसाइसिव थी, इसके बाद एक चीलावाला की जो बैटल थी उसमें सिख जीते थे, और एक बैटल, जस्ट अ सेकेंड, जो जिसको फाइनल बैटल भी कहा जाता है, ये कहां लड़ी गई थी? ये लड़ी गई थी गुजरात। नाउ दिस इज नॉट द स्टेट ऑफ गुजरात, बट गुजरात जो है एक छोटे से रीजन का नाम है जो चिनाब के पास पड़ता है। ठीक है, यहां पे ये बैटल लड़ी गई थी, और ये जो फाइनल बैटल थी इसमें कौन जीते थे? ब्रिटिश। इसमें जो पंजाब थे, जो सिख्स थे, वो किसकी हेल्प से लड़ रहे थे? अफगान में जो मोहम्मद खान, दोस्त मोहम्मद खान थे, उसने सिख की साइड ली थी। तो ये दोनों जो थे वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ रहे थे। लेकिन गुजरात के अंदर हार किसकी हुई? जो सिख आर्मी थी उसकी हार हुई। ठीक है, रिजल्ट मैंने आपको बता दिया कि शेर सिंह को जो था गिव अप करना पड़ा, और जो पंजाब का एनेक्सेशन था वो पूरा का पूरा हुआ। इसके बाद 3 मेंबर की एक काउंसिल बनाई गई जिसको पंजाब को रूल करने के लिए, गवर्न करने के लिए दिया गया। लेकिन वो जो काउंसिल थी वो पंजाब को अच्छे से गवर्न नहीं कर पाई। इवेंचुअली एक चीफ कमिश्नर आए, दैट इज द फर्स्ट चीफ कमिश्नर, उनका नाम था जॉन लॉरेंस। उन्होंने पंजाब को गवर्न किया। तो हमारे यहाँ पे जो आंसर था वो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही थी, ए था। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स यहाँ पर, और इसमें वही है बैटल ऑफ रामनगर। पता होना चाहिए इस बैटल का कौन जीता था। इनडिसाइसिव थी चीला वाला बैटल, जिसमें सिख जीते थे। देन फाइनल बैटल ऑफ गुजरात, जो फाइनल बैटल थी जिसमें ब्रिटिश जीते थे। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, एक चीज जो थी, ये फाइनल आउटकम था म्यूचुअल रिस्पेक्ट। इसके बाद क्या हुआ था? जो सिक्स थे वो एक साइड थे और ब्रिटिश थे वो दूसरी साइड थे। लेकिन ब्रिटिश लोगों को ये समझ में आ गया था दैट सिक्स कैन बी ग्रेट वॉरियर, और उन्होंने सिक्स को अपनी फोर्सेस के अंदर ज्वाइन कराना शुरू किया था, अपनी आर्मी का मेंबर बनाना शुरू किया था। तो ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट थी। इसी वजह से सिक्स जो थे उन्होंने भी अपनी लॉयलिटी जो थी वो शो करी थी जब 1857 की बात आई, या इवन उसके बाद भी। तो सिक्स को ब्रिटिशर्स ने रिस्पेक्ट दी बाय अलाउइंग देम टू जॉइन देयर आर्मी, और सिक्स ने अपनी रिस्पेक्ट कैसे शो करी? बाय शोइंग द लॉयलिटी टू द ब्रिटिशर्स। तो ये चीज भी इसमें कही जाती है। यहाँ हमारे 15 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पे एक बार हम रिकैप करेंगे इन 2 to 3 मिनट। तो आज के लेक्चर में हमने ट्रीटी ऑफ 1832 के बारे में पढ़ा था, जिसमें विलियम बेंटिंग ने जो था कमर्शियल प्रिविलेजेस लेने के लिए सिंध में भेजा था कर्नल पॉटिंजर को। और इसके बाद फ्री पैसेजेस के बारे में भी बात करी थी कि जो फ्री पैसेज था वो दिया गया था, लेकिन वॉरशिप को नहीं दिया गया था। इसके अलावा जो मर्चेंट्स थे उनको सेटलमेंट के राइट्स भी नहीं दिए गए थे। ठीक है, और इसके अलावा हमने कुछ और इसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ी थी कि टैरिफ रेट्स जो थे वो अमीर्स के हाथ में थे, कि अगर वो चेंज करना चाहे तो कर सकते थे। देन ट्रीटी ऑफ 1838, जिसमें बेटर टर्म्स एंड कंडीशंस थी अंग्रेजों के लिए, वो डाली गई थी। इसमें ट्राइपार्टाइट ट्रीटी थी, तो रणजीत सिंह जी थे यहाँ पर, और अमीर्स थे और ब्रिटिश थे। इसके अंदर शाह शुजा थे। इसके बाद कुछ ये टर्म्स एंड कंडीशंस थी जो हमने पढ़ी थी, जिसमें शाह शुजा को थ्रोन पे वापस पहुंचाया गया था, और ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि काबुल के अंदर एक पपेट रूलर चाहिए था, किसको? ब्रिटिशर्स को, और इसी में ही रणजीत सिंह जी की भी हेल्प ली गई थी। देन सब्सिडी अलायंस दिया गया था। सब्सिडी अलायंस की जो टर्म्स एंड कंडीशन थी वो यही थी कि सिंध बाहर के किसी फॉरेन पावर से दे विल नॉट इन्वॉल्व इन एनी कॉन्वर्सेशन, और दे विल पे 3 लाख रुपीज एनुअली टू द ब्रिटिश फोर्सेस सो दैट दे कुड मेंटेन देयर ट्रूप्स। देन
स्टेट ऑफ अफेयर्स में हमने यही पढ़ा था कि एंग्लो सिख वॉर जो हुई थी वो सिंध के ऊपर अंदर हुई थी और आमिर्स नेवर लाइक दैट देयर टेरिटरी वाज यूज्ड अगेंस्ट सिख्स। नेवरदलेस क्योंकि ट्रीटी में थे तो उनको ये बात माननी ही थी। देन हमने कॉन्क्वेस्ट ऑफ पंजाब के बारे में पढ़ा था कि बंदा बहादुर जो था ही वाज अगेंस्ट मुगल्स एंड इवेंचुअली एग्जीक्यूटेड बाय फारुखसियर। और जो हमने किंग जो खालसा थे उनके भी जो बाइफर्केशन था, जो बूढ़ा दल था और साथ में तरुण दल था, उसके बारे में पढ़ा था। इसके बाद हमने पंजाब के बारे में मिस्टर रंजीत सिंह जी के बारे में पढ़ा और उनके फादर महान सिंह जी के बारे में पढ़ा दैट ही वाज कमिंग फ्रॉम सुकर शकिया मिसल। मिसल का मतलब था स्टेट, जो कि एक अरेबिक वर्ड है। एक यही ऐसी मिसल थी जो कि सर्वाइव कर रही थी, बाकी सारी मिसल जो थी वो डिसइंटीग्रेट हो रही थी। हमने 12 मिसल के नाम भी पढ़े थे जिसमें आलू वालिया, बंगी, निशानियां, ये सब थे। इसके अलावा रंजीत सिंह जी के बारे में पढ़ा था दैट ही वाज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ लाहौर बाय जमान शाह, जो कि अफगानिस्तान के रूलर हुआ करते थे। उन्होंने ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी को फॉलो किया और जम्मू और अमृतसर को कैप्चर किया और बाद में चल के इवन बाकी जो आसपास के रीजन थे उसको भी कैप्चर किया। सेकंड एंग्लो सिख वॉर के अंदर हमने देखा था दिलीप सिंह थे जो कि 11 ईयर ओल्ड महाराजा थे। उनकी जो मदर थी उनको फिरोजपुर भेज दिया गया था बिकॉज इसको ऐसा एक्यूज किया गया था दैट द क्वीन वाज कंस्पायरिंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। ठीक है। और फाइनली चीफ कमिश्नर ऑफ पंजाब सर जॉन लॉरेंस आ गए थे, वही रूल कर रहे थे क्योंकि इससे पहले 3 मेंबर की काउंसिल को रूल करने के लिए कहा गया था विच वॉज नॉट दैट सक्सेसफुल। इसके बाद ट्रीटी ऑफ अमृतसर के बारे में हमने पढ़ा था कि इसे ट्रीटी ऑफ परपीचुअल फ्रेंडशिप भी कहा जाता है और रंजीत सिंह जी को पेशावर और कश्मीर जो था उसका भी कंट्रोल मिल गया था इसके बाद। देन हमने सिख एम्पायर के बारे में पढ़ा कि इसमें रंजीत सिंह जी रूल कर रहे थे, उनके बाद उसके बेटे खड़क सिंह आए जो कि इतने कॉम्पिटेंट नहीं थे और यहीं से जो डाउनफॉल था सिख एम्पायर का स्टार्ट हो गया, जिसके बाद फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर होगी बिकॉज ब्रिटिशर्स को ये पता चल जाएगा कि जो सिख्स हैं आफ्टर रंजीत सिंह डेथ जो है इतने स्ट्रांग नहीं है, देयरफॉर दिस इज द हाई टाइम दैट दे शुड इंटरवीन। और यही चीज हुई। उसके बाद लाहौर के आसपास ब्रिटिशर्स ने अपनी आर्मी को एनहेंस करना शुरू किया और इसके बाद ग्वालियर और सिंध को एनेक्स करना शुरू किया। देन ट्रीटी ऑफ लाहौर जो थी वो साइन हुई, उसके अंदर में जो टर्म्स एंड कंडीशन थी वो इतनी फेवरेबल नहीं थी। सिक्स हैड टू पे 1 crore एज इंडेमनिटी और द वॉर चार्जेस, जिसके लिए उनके पास पैसे भी नहीं थे। देयरफॉर दे सोल्ड जम्मू एंड कश्मीर टू गुलाब सिंह in return of or in lieu of 75 lakh rupees which was used for the payment to Britishers। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं इसमें ट्रीटी ऑफ बैरोवाल थी। अगेन जो इसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन थी वो भी अच्छी नहीं थी। पंजाब को एनेक्स कर लिया गया था और रानी जिंदन को भेज दिया गया था वहां से। और इसके अलावा जो अदर टर्म्स एंड कंडीशन थी, पंजाब है दैट विल एक्ट एज अ नाउ इट विल बिकम अ प्रोटेक्टोरेट स्टेट। तो जो पंजाब था पूरे तरीके से प्रोटेक्टोरेट स्टेट जो था वो बन चुका था। इसके अलावा हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। सेकेंड एंग्लो सिख वॉर की बात करते हैं तो इसके अंदर पूरी की पूरी जो सिख एम्पायर थी वो खत्म हो चुकी थी और फर्स्ट जो एंग्लो सिख वॉर थी उसके बाद तो ह्यूमिलिएशन मिला ही था, लेकिन सेकंड के बाद पूरी तरीके से खत्म हो गए थे। और यहाँ पे जो पंजाब था उसका एनेक्सेशन हुआ था डलहौजी की वजह से और डलहौजी को पूरा क्रेडिट मिला था। इसके बाद ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन करी गई थी सेकेंड एंग्लो सिख वॉर के बाद, जिसकी टर्म्स एंड कंडीशन अगेन अगेंस्ट द सिख्स थी। ओके, यहाँ पे हमने देखा था कि कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो सेकंड एंग्लो सिख वॉर के बाद शेर सिंह ने गिव अप कर दिया था, पंजाब का एनेक्सेशन हो गया था। 3 तरीके की बैटल्स को हमने डिस्कस किया था, जिसमें रामनगर की बैटल थी जो कि इंडिसाइसिव थी और चिलावाला बैटल थी जिसमें सिख जीते थे और फाइनली गुजरात की जो बैटल थी, गुजरात वाज अ रीजन नियर चिनाब, ये कोई स्टेट का नाम नहीं है, यहाँ पे ब्रिटिशर जो थे वो जीते थे। और ये चीज ध्यान में रखिएगा, सिख की हेल्प किसने करी थी, सिख्स की और सिख आर्मी की जो हेल्प थी वो दोस्त मोहम्मद खान ने करी थी। देन म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात करी थी। इसके बाद क्या हुआ, इस हार के बाद सिख लोगों ने ब्रिटिश की आर्मी को ज्वाइन करना शुरू किया और पूरी तरीके से अपनी लॉयल्टी दी। ब्रिटिशर्स को भी ये समझ में आ गया था दैट सिक्स कुड बी ग्रेट वॉरियर्स, देयरफॉर उनको अपनी आर्मी में इंडक्ट करना सही रहेगा। नाउ यहाँ पे हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। अब आप अपना रिजल्ट देख लीजिए, 13 से 15 क्वेश्चन सही है तो कंग्रेचुलेशन, आपकी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है। 10 से 12 है तो गुड परफॉर्मेंस। 7 से 9 आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, स्पेक्ट्रम की बुक पढ़ना शुरू कर दीजिए। और लेसन 6 है तो आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, स्पेक्ट्रम की बुक पढ़िए, मल्टीपल टाइम्स पढ़िए और कोशिश करिए ऊपर के ब्रैकेट्स में आने की। नाउ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। सो यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, ये लिंक दिया हुआ है, अगर लिंक यूज नहीं करना है तो टेलीग्राम की एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, राइट अनअकैडमी स्टूडियो राइज देयर, और आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट जो अनअकैडमी स्टूडियो राइज के एजुकेटर्स हैं उनके जितने भी वीडियोस और अपडेट्स हैं यहाँ पे प्रोवाइड करे जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यू कैन गिव अस अ लाइक इफ यू लाइक द वीडियो, और फीडबैक भी दे सकते हैं कि व्हाट एल्स यू वांट टू सी। यू कैन सब्सक्राइब द चैनल Unacademy Studio Rise and you can also use the PL Live code to get 10% डिस्काउंट। Unacademy Plus को अगर सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो PL Live कोड को यूज करिएगा और 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।